मैं राजेश गुप्ता वर्तमान में बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर में राजनीति विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। इस समय हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं और इस महामारी के कारण चूंकि विद्यार्थियों का महाविद्यालय आना संभव नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों के हित में चूंकि विद्यार्थी की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है कि हम YouTube चैनल पर अपलोड की गई सामग्री के द्वारा विद्यार्थियों को उनके सिलेबस के अनुसार सामग्री मुहैया करा सकें। इसी कड़ी में महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा YouTube चैनल बनाए गए हैं। इस संदर्भ में हम सबसे पहले भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना पर हम आज चर्चा करेंगे। बीएस सेकेंड ईयर के मत्स्य यूनिवर्सिटी के यदि अपन सिलेबस की बात करें तो इस बीए सेकेंड ईयर में 2 पेपर चल रहे हैं। पहला पेपर प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाओं का है और दूसरा पेपर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अपन पेपर की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी पेपर्स में भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में आती है। इसलिए ये जनरल नॉलेज के हिसाब से भी देखें तो ये भारतीय संविधान का भाग, भारतीय संविधान का जो पेपर है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पार्ट को, इस पेपर को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है। तो इस कड़ी में हम सबसे पहले अब प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम भारतीय संविधान की यदि प्रस्तावना के बारे में विचार करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का जो विचार आया वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में इस प्रस्तावना को डाला गया। यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भाषा और भाव पर बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना का जो स्रोत या हम देखें प्रस्तावना कहाँ से अधिग्रहित है, प्रस्तावना की जो कहाँ से ली गई है, तो उसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में जो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ, वही उद्देश्य प्रस्ताव हमें प्रस्तावना के रूप में हमारे सामने है। उद्देश्य प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। हमारे भारतीय संविधान के जितने भी दार्शनिक आधार हैं, भारतीय संविधान जिनसे प्रेरित है, उनकी यदि पूर्व विवेचना हम देखें तो उद्देश्य प्रस्ताव में हमें नजर आती है। उद्देश्य प्रस्ताव को वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव भी कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। जब हम प्रस्तावना देखते हैं तो प्रस्तावना में जो सबसे पहला जो शब्द आता है वह आता है हम भारत के लोग। यह शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से प्रेरित है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में पूरी तरह आस्था है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के आदर्शों को हम स्वीकार करते हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द लिया गया है। यूएनओ में वी द पीपुल के नाम से ये शब्द मिलता है यूएनओ के चार्टर में। प्रस्तावना वास्तव में हमारे संविधान का सार है। इसमें हमारी आकांक्षाएं हैं, आदर्श हैं, किस रूप में हम हमारे देश को देखना चाहते हैं,
तो वो आदर्श, वो आकांक्षाएं, वो हमें हमारे प्रस्तावना के रूप में नजर आती हैं। प्रस्तावना के मसौदे की बात करें तो BN राव, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार भी रहे थे जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उन्होंने इसे तैयार किया। संविधान सभा की चर्चा के दौरान काफी इस बात पर विचार विमर्श हुआ कि इसे संविधान का भाग माना जाए अथवा नहीं माना जाए। कुछ विद्वानगण इसे संविधान के भाग के रूप में स्वीकार करना चाहते थे, जबकि कुछ अन्य इसे संविधान के भाग के रूप में इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। जब संविधान का निर्माण हुआ, इस प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए अथवा न माना जाए, इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। 1960 में बेरुबारी संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, जिसने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। लेकिन 1973 में पुनः से चुनौती दी गई। केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय का पुनः फैसला आया और उन्होंने इस बार प्रस्तावना को संविधान के भाग के रूप में स्वीकार किया। लेकिन इस केस में उन्होंने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है, लेकिन साथ ही इसके अधिकतर जो शब्द हैं, जो शैली है, वो आधारभूत ढांचे के भाग हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकार और इसके नीति निर्देशक तत्वों के साथ संबंध, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। अतः केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि संसद प्रस्तावना के मूल स्वरूप को बिगाड़े बिना इसमें निश्चित प्रक्रिया से संशोधन कर सकती है। अर्थात इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को कदापि बिगाड़ा नहीं जा सकता। इस निर्णय के बाद इंदिरा गांधी जी सरकार के द्वारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना के पहले पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसे संविधान के भाग के रूप में जब मान लिया गया, तो पुनः इसे 1993 में SR बॉम्बे केस में चुनौती दी गई, लेकिन वहां भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग माना और पुनः इसकी पुष्टि 1995 के LIC केस में की गई। इस प्रकार संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में केवल इंदिरा गांधी जी सरकार के द्वारा 1976 में एक बार ही संशोधन किया गया है। उसके बाद इसमें अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया। प्रस्तावना हमारे लिए आदर्श है और प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जाता है। प्रस्तावना हमारे लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें जो आदर्श हैं, जो हमारे जो संविधान का सार है, वो एक प्रस्तावना के रूप में हमें दिखाई देता है। प्रस्तावना में हम उन आदर्शों को, उन सार को देख सकते हैं। यही कारण है कि कई विद्वानों ने भारतीय संविधान की अत्यधिक प्रशंसा की है। यदि हम न्यायाधीश पालकीवाला के शब्दों की बात करें, तो उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव, जो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने प्रस्तावना को कई नामों से अलंकृत किया है, जैसे संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। ये शब्द भी पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहे हैं। उन्होंने संविधान का सार भी इसी प्रस्तावना को कहा है। बारकर, जो राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि किसी भी देश की प्रस्तावना इतनी अच्छी नहीं है जितनी भारत देश की है। वो
बारकर भारत के संविधान की प्रस्तावना से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का की नोट, कुंजी नोट भी कहा। बारकर ने अपनी बहुत फेमस पुस्तक है उनकी, द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1951 में प्रकाशित भी हुई, उसमें उनकी शुरुआत में उन्होंने भारतीय प्रस्तावना का उल्लेख भी किया है। इसी से हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। एक अन्य बहुत बड़े विद्वान के.एम. मुंशी, जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, उन्होंने भी प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली और हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा है। एक अन्य विद्वान ए.के. अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। तो इस प्रकार यदि हम बात करें तो प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना में वो आदर्श हैं जो हमारे देश के संविधान को प्रेरित करते हैं, जिनसे हमारे देश का संविधान सार ग्रहण करता है, आदर्श ग्रहण करता है। इसीलिए प्रस्तावना को हमारे भारतीय संविधान का सार कहा जाता है। प्रस्तावना के शब्दों को देखें हम तो इसमें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कई प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान की गई है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की चर्चा की गई, स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अपन निहितार्थ समझने की कोशिश करें तो एक महत्वपूर्ण शब्द जो सबसे पहले हमें नजर आता है वह है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका तात्पर्य है भारत अपने आंतरिक मामलों में पूर्णतः सर्वोच्च है। भारत की सरकार अपने आंतरिक मामलों में यदि कोई भी निर्णय ले संवैधानिक रूप से, तो हमें किसी अन्य देश से या किसी अन्य देश के बाहर किसी अन्य संगठन से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आंतरिक मामलों में पूर्णतः सर्वोच्च हैं और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र हैं। हम हमारी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करने में हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। भारत आंतरिक और बाहरी रूप से किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है। एक महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी को देखते हैं तो इसका तात्पर्य है भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। हम समाजवाद लाना चाहते हैं। हम अमीर और गरीब के बीच की जो आर्थिक विषमता की खाई को समाप्त करना चाहते हैं। हम संसाधनों पर हर व्यक्ति के समान भागीदारी का समर्थन करते हैं, लेकिन यह है हम वैध और शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं। तो भारत में इसी समाजवाद के प्रकार लोकतांत्रिक समाजवाद को स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान की अंतिम शक्ति, भारतीय संविधान में शक्ति का अंतिम जो स्रोत है वो भारतीय जनता को ही स्वीकार किया गया है। लोकतंत्रात्मक भारतीय संविधान लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। गणराज्य या गणतंत्रात्मक व्यवस्था का तात्पर्य है जिसमें राज्य का प्रमुख जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए और यदि वो संविधान के विरुद्ध आचरण करे, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करे तो उसे निश्चित प्रक्रिया से हटाया भी जा सके। और इसीलिए भारत एक गणराज्य है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य भी है। भारत एक राज्य है और भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत में जो राज्य है वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा।
सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो भारतीय संविधान के पंथ निरपेक्ष होने की पुष्टि करते हैं। इस प्रकार भारतीय प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनमें से कई प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह आपका टॉपिक हो चुका है और अगले वीडियो में हम अन्य टॉपिक की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।